हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 11 का एक खूबसूरत टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बेसिक फोर्सेस इन आवर नेचर, या फिर कह सकते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन आवर नेचर। हमारे नेचर में जो बेसिक से फोर्स होते हैं, बाकी जितने भी फोर्स हैं ना, इन फोर्स के अलावा सारे के सारे फोर्स कहीं ना कहीं इन्हीं फोर्स से मिलके बने हुए होते हैं, या कहीं ना कहीं इन्हीं का एक टाइप होता है। तो हमारे नेचर में सिर्फ 4 फोर्स पाए जाते हैं बच्चों, और बाकी जितने भी इसके अलावा जो फोर्स है, लाइक फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं इन्हीं के अंदर छुपे रहते हैं। ठीक है, तो हमारे नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं। इनको मैंने एक सीक्वेंस में लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहला जो फोर्स होता है बच्चों वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा फोर्स होता है बच्चों वीक न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, चौथा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे ज़्यादा जो वीकेस्ट फोर्स होता है हमारे नेचर में वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और इंक्रीजिंग ऑर्डर इस तरीके से रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा सा पावरफुल होता है वीक न्यूक्लियर, उससे थोड़ा सा और पावरफुल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और सबसे ज़्यादा जो पावरफुल होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। सबसे पहले आप लोगों को 4 फंडामेंटल फोर्स पता होने चाहिए। तो कोई पूछेगा कि वीक न्यूक्लियर ग्रेविटेशनल से कितना पावरफुल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेविटेशनल से कितना पावरफुल होता है, या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना पावरफुल होता है। तो इनका एक रेशियो लिखा है मैंने, देखो, ग्रेविटेशनल रेशियो, वीक न्यूक्लियर रेशियो, इलेक्ट्रिक फोर्स रेशियो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। तो रेशियो से पता चल रहा है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 1 है तो वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻25 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होता है। सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल से 10⁻36 टाइम ज़्यादा पावरफुल होता है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर ग्रेविटेशनल से 10⁻38 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होता है। तो कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों को छोटी सी बात बता दी ये 4 फोर्सेस के बारे में। इतना क्लियर हो गया। अब एक एक करके ये 4 फोर्सेस के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखो, ये फंडामेंटल फोर्स जो है अपने आप में बहुत बड़े बड़े फोर्स हैं, इनकी स्टडी जब हम करेंगे, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम क्लास 11 में पढ़ेंगे। बाकी ये जो 3 फोर्स हैं, 3 में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर के बारे में बहुत डिटेल में क्लास 12 में पढ़ेंगे, और वीक न्यूक्लियर फोर्स उसके बाद ही पढ़ेंगे, हल्का फुल्का क्लास 12 में मैं बता दूंगा। खैर, आज हम लोगों ने फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, तो मैं हल्का फुल्का ये 4 के 4 फोर्सेस के बारे में बता दूंगा, जितना आप लोगों को अभी फिलहाल आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आ जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक एक करके। ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर, देखते हैं कौन सा सीक्वेंस इंक्रीजिंग है ये। ठीक है, वैसे जब मैं पढ़ाऊंगा तो कैसे पढ़ाऊंगा, सबसे पहले मैं ग्रेविटेशनल पढ़ाऊंगा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ाऊंगा, फिर वीक न्यूक्लियर, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। ऐसा क्यों करूंगा, क्योंकि आप लोग अगर देखते हैं तो वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर दोनों के पीछे लिखा है न्यूक्लियर फोर्स। तो ये न्यूक्लियस के अंदर जनरेटेड फोर्स हैं, तो इनको अलग से पढ़ाऊंगा, इन दोनों को साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये जो हमारा पूरा का पूरा लेक्चर है ये 2 वीडियो में रहेगा। ये लेक्चर नंबर 1 पार्ट 1 है इसका। पार्ट 1 में ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में बताऊंगा, पार्ट 2 में वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर के बारे में बताऊंगा। क्योंकि वीडियो में क्या था, इससे पहले भी ये वीडियो मैंने शूट की थी, बट 40 मिनट की वीडियो चले गई थी और 27 मिनट के आसपास वो वीडियो कट हो गई थी। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं आप लोगों को स्टोरेज का प्रॉब्लम है। तो 2 पार्ट इधर, नेक्स्ट वीडियो में बाकी 2 के बारे में। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स की। ठीक है, तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, आप लोग बहुत कुछ जानते हैं। न्यूटन ने बोला था कि हमारे पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में हर जगह, ठीक है, कहीं पर को भी 2 बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। न्यूटन ने बोला पूरे यूनिवर्स में कोई भी 2 बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और यही अट्रैक्टिंग का जो फोर्स है इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। लाइक न्यूटन ने बताया था ना कि ये पेड़ से एप्पल गिरा, एप्पल नीचे की तरफ को गिर रहा है, क्यों? क्योंकि अर्थ उस एप्पल को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो यूनिवर्स में कोई भी 2 बॉडी, मैं हूँ, ये कैमरा है, मोबाइल, और मेरे बीच में भी अट्रैक्शन का फोर्स काम कर रहा है, ये अर्थ और मुझ में भी काम कर रहा है, और सन और मुझ में भी काम कर रहा है। तो सन मुझे खींच रहा है, तो मैं सन की तरफ क्यों नहीं जा रहा हूँ? क्योंकि सन से ज़्यादा पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ मुझ में लगा रही है। हाँ, इसका मतलब यूनिवर्स में कोई भी 2 बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स काम करता है इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग इस ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता हूँ। न्यूटन ने बोला 2 बॉडी हैं, पहली बॉडी का मास m1 है, दूसरी बॉडी का मास m2 है, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। तो न्यूटन ने बोला ये दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। मतलब m1 m2 बॉडी को अपनी तरफ को खींचेगी, और ऐसी m2 m1 बॉडी को
अपनी तरफ को खींचेगी, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो न्यूटन ने बोला ये दोनों की दोनों बॉडी एक दूसरे को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के। इक्वेशन 1। दूसरी चीज, इन दोनों बॉडी पे लगने वाला जो अट्रैक्शन का फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली और इनवर्सली मतलब क्या होता है कि मास बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, डायरेक्टली का मतलब ये, इनवर्सली मतलब डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा, ठीक है। कंबाइन कर लें तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन कितना आ जाएगा r स्क्वायर। तो अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं। देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो इक्वल का साइन आता है और साथ में कांस्टेंट आता है। तो आज ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे हैं तो आज जो कांस्टेंट लिया न्यूटन ने G लिया, ठीक है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो न्यूटन ने बोला अगर दो m1 m2 मास की बॉडी एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है तो इन पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका वैल्यू होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G क्या है, मैंने बोला कांस्टेंट है, और एक ऐसा कांस्टेंट है G जो पूरे यूनिवर्स में नहीं बदलता है। तो क्या बोलेंगे इसको, यूनिवर्स में नहीं बदलता है तो इसको बोलेंगे यूनिवर्सल, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो कैपिटल G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों बाद में डिटेल में पढ़ोगे, अभी शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। हाँ, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लास 11 में इसको डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये है, क्लियर हो गया, दैट्स इट, ठीक है। हाँ, और एक फोर्स की डायरेक्शन m1 m2 को खींच रहा है इस तरफ को और m2 m1 को खींचेगा इस तरफ को। तो ये जो फोर्स है ऐसे काम करेंगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएंगे, क्लियर हो गया, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ, आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ये भी मिटा लेता हूँ बच्चों। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा लंबा चौड़ा ना खींचूं, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले साइड में ना। दो बॉडी हैं m1 और m2 मास की, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, तो इन पे लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स है F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। पहली प्रॉपर्टी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कैसे नेचर का होता है, मैंने बोला ना कि m1 m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है F फोर्स से, ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा F फोर्स से, है ना। तो ये कैसा होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, मैंने बोला ना कि दो बॉडी, चाहे मैं हूं चाहे सन है, वो भी मेरे को खींच रहा है, दूर एक स्टार है और वो मुझे भी खींच रहा है, बट हम फोर्स फील नहीं कर पा रहा हूं मैं, इसलिए क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब लंबी डिस्टेंस पे भी काम करता है। कैसे, सन भी तो खींच रहा है ना अर्थ को, कितनी दूर है सन अर्थ से, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर दूर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है। तीसरी प्रॉपर्टी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है मतलब जैसे दो m1 m2 मास की बॉडी है, इनके बीच की डिस्टेंस r है, इनके बीच में सबसे पहले एयर है, तो जब इनके बीच में एयर है ना, तो मैंने सपोज किया ये इनकी वैल्यू रखी r रखा, कुछ भी रखा, ये फोर्स आया सपोज दैट 10 न्यूटन आया। अब इन दोनों m1 m2 मास जिनकी डिस्टेंस r है, इनके बीच में एयर के बदले पानी भर देता हूं। इन दोनों के बीच में क्या रख दिया मैंने, वाटर रख दिया या पानी में डाल दिया इन दोनों बॉडी को जिनकी डिस्टेंस r है, तब भी मैं देखता हूं फोर्स 10 न्यूटन ही आता है। इसका मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। मीडियम आप बदल दो मास के बीच का, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स एक बराबर लगेगा। हाँ, इसका मतलब ये है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ना इनवर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड करता है, ठीक है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड करता है, मतलब देखो यहां पर को पता है F
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है आर स्क्वायर, पता है ना, अभी बताया था। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में लिख लेना ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात बताता हूँ। फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की, ये एक ना ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स क्या होता है बच्चों, बताऊं, दोबारा नेक्स्ट वाले में नहीं बताऊंगा फिर। हाँ, सेंट्रल फोर्स क्या होता है? सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होता है जो दो ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग काम करता है। जैसे M1 और M2 को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या है बताओ, ये है ना। अब ये फोर्स इन दोनों के अलोंग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, देखो ये M1 M2 को इस लाइन के अलोंग ही खींच रहा है ऐसे, और ऐसे ही M2 M1 को भी ऐसे खींच रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों मास को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही तो काम कर रहे हैं फोर्स, चाहे अंदर को काम करे चाहे बाहर को। तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। तो दिख रहा है ना, ये सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है सुनना, जहां वर्क does not depends on path। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जहां वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अब देखो कैसे, ध्यान से सुनना। हाँ, ये देखो ये M1 और M2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। हाँ, तो इन पे लगने वाला जो फोर्स है F इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, यही तो आएगा। सपोज दैट ये M2 मास पहले यहीं पर को था, अब ये M2 मास को मैं ऐसे लेके गया, ऐसे ऐसे इस पाथ से लेके गया, ऐसे रख दिया। अब बताओ जब M2 को मैं ऐसे लेके गया, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस तो आ रही हुई ना फाइनली, इनिशियल और फाइनल देखते हैं तो यही आएगा। अब ऐसे ही M2 मास को मैं ऐसे लेके जाऊं, ऐसे 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 घुमा फिरा के, लेकिन रख तो यहीं रहा हूं, अब भी डिस्टेंस आ रही तो है। इसका मतलब यहाँ पर कोई वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप में कंजर्वेटिव फोर्स है। सेवंथ प्रॉपर्टी, ठीक है। सेवंथ प्रॉपर्टी में कह सकते हो इट इज द वीकेस्ट फोर्स अकर इन आवर नेचर, सबसे ज्यादा कमजोर फोर्स होता है। एक और प्रॉपर्टी है, देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, अर्थ मुझे क्यों खींच रही होगी बताओ। तुमने सोचा कभी कि अर्थ मुझे क्यों खींच रही है? इसके ऊपर बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है बच्चों, कि अर्थ मुझे खींच क्यों रही है। क्या आप लोग बोलोगे? ग्रेविटेशन की वजह से। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट कौन कर रहा है, कौन पैदा कर रहा है? ग्रेविटेशनल फील्ड, समझ रहे हो? ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है जिससे अर्थ मुझे खींच रही है, इसको पैदा कौन कर रहा है बच्चों? मुझे नहीं पता। तो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसको ठीक है जनरेट करने के लिए एक एलिमेंट्री पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होता है। उस एलिमेंट्री पार्टिकल को बोलते हैं ग्रेविटोन, ठीक है। इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होता है। एलिमेंट्री पार्टिकल जैसे एटम से छोटे छोटे पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यही तो सुना है ना आपने, सबसे छोटा होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इससे छोटा कुछ नहीं होता है बच्चों, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी छोटी चीज होती है, उनको बोलते हैं क्वार्क। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, इससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनते हैं। सेम ऐसे ही करके बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल और हैं बच्चों, उन्हीं में से एक है ग्रेविटोन, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बता दिया मैंने आप लोगों को, प्रॉपर्टीज बता दी, दैट्स इट, ठीक है। अब सेकंड नंबर के फोर्स में जाते हैं। वो मैंने बोला आप लोगों को क्या बताऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हाँ, ठीक है, वो बताता हूँ। उसके बाद वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अगले पार्ट में बताऊंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है वो दोनों, इसलिए अगले पार्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है। ये तो है ही। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ने के लिए आप लोगों को कुछ बातें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब क्या हुआ बताओ। इसको अगर मैं तोड़ूं, इलेक्ट्रिक फोर्स, वैसे तो बहुत कुछ बताया जा सकता है, अभी लंबा बता नहीं रहा हूं, प्लस मैग्नेटिक फोर्स, यही तो हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रिक फोर्स बताओ क्या होता है? फोर्स बिटवीन, हाँ सही बोल रहे हो, टू चार्जेस, दो चार्ज में लगने वाला फोर्स, सेम चार्ज है तो रिपल, अपोजिट है तो अट्रैक्ट, इसी को तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है बताओ? फोर्स बिटवीन द, हाँ मैग्नेट में लगने वाला फोर्स, नॉर्थ नॉर्थ रिपल करते हैं, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं, है ना।
तो फोर्स बिटवीन चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फोर्स बिटवीन मैग्नेट्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। और कंबाइनली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को कंबाइनली हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सिंपल, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स आर कंबाइनली कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ऐसा क्यों बोला, एक बात बता रहा हूं आप लोगों को, हल्का सा चीज बता दे रहा हूं, ठीक है। देखो आप लोगों को पता है क्या हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बना सकते हैं? क्या हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बना सकते हैं? क्लास 10th में पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेट करके आपने। जो पावरफुल बुलेट ट्रेन होती है ना, हवा में थोड़ा सा ऊपर जो चलती है, बुलेट ट्रेन में पता है उनको रोकने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। और वो जो मैग्नेट है वो नेचुरल मैग्नेट नहीं होते हैं, जो नेचुरल मतलब काले पत्थर जैसे होते हैं ना, वो नेचुरल मैग्नेट बहुत पावरफुल नहीं होते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट को बना सकते हैं बच्चों। सेम ऐसे ही हम लोग मैग्नेट से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। आप लोगों को मैं बताऊं, मैं बिना बैटरी के, बिना सेल के एक बल्ब को जला सकता हूं। देखो एक वायर है, ठीक है, इसमें एक बल्ब लगा दिया है, ये बल्ब लगाया है, इसको मैं जलाऊं बिना, देखो इसमें सेल नहीं लगाया, जलेगा बल्ब? नहीं जलेगा। अब मैं एक पावरफुल मैग्नेट मैंने लिया अमेजोन से, और वो मैग्नेट को तेजी से इसके अंदर बाहर करूंगा, ये बल्ब जल जाता है। इसका मतलब कि मैग्नेट से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बना सकते हैं। इसका मतलब आपको क्या पता चला, पता है? एक खास बात बता रहा हूं, ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इंटरकन्वर्जेबल है, कि इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए इसको कंबाइनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को कंबाइंड जो बोलते हैं वही बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसकी एक और डेफिनेशन है, जब कोई चार्ज रेस्ट में होता है ना बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, और जब कोई चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो कह सकते हो एक और डेफिनेशन, या तो कह सकते हो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स को कंबाइंडली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, ये कह सकते हो, या कहोगे मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से जो जनरेटेड फोर्स है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना, फोर्स जनरेटेड बाय मूविंग चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर एक टॉपिक बता रहा हूं मैं आप लोगों को, बहुत बार पूछा है तभी, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत बार पूछा है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? देखो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मतलब होता है बच्चों रेस्ट। ठीक है, तो रेस्ट में दो चार्जेस पे लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। क्या बोला बच्चों मैंने? रेस्ट में दो चार्जेस पे लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। सपोज दैट मेरे पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। ठीक है बच्चों, अगर दोनों प्लस होंगे तो क्या करेंगे? रिपल, और दोनों नेगेटिव है तो दोनों क्या करेंगे? रिपल, और एक प्लस है एक माइनस है तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जब चार्ज रेस्ट पे होते हैं तो उन पे लगने वाला जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, पॉइंट चार्जेस पे। तो सपोज दैट मेरे पास दो चार्ज है, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। तो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था कुलम, COULOMB। कुलम ने बोला अगर दो चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, पॉइंट चार्ज, और रेस्ट पे हैं, तो उन पे लगने वाला जो सेम है तो रिपल्सन होंगे, अपोजिट है तो अट्रैक्शन। तो उन पे लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो फोर्स है, देख न्यूटन की चोरी की है, न्यूटन M1 M2 कहता है, ये कहता है Q1 Q2, इक्वेशन 1। दूसरी चीज बोला उसने F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, वही न्यूटन की चोरी है, हाँ, इक्वेशन 2। तो इसके बाद क्या करा न्यूटन ने? कंबाइन किया इक्वेशन 1 एंड 2 को, इसने भी कंबाइन कर दिया। तो कितना आ जाएगा बच्चों? देखो तो ये आ जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ बच्चों, तो यहां पर को इक्वल के साथ एक कांस्टेंट जो उसने लिया k लिया, स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो k है ना बच्चों, ये k कांस्टेंट है। ठीक है, तो k क्या है? कांस्टेंट है। इसको बोलते हैं, इंक थोड़ा सा दिक्कत कर लिया, तो k कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम यही तो पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो k को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और बच्चों जो k की वैल्यू होती है ना, शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि आपने बाद में पढ़ना है, भी शॉर्ट में पढ़ना है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट होती है। हाँ, इसको सॉल्व करके 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आता है। ठीक है, तो k मैंने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और k की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी बताऊंगा क्या है वो। दैट इज F इक्वल टू कितना आ गया? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर इसको कहते हैं
कूलम फोर्स, क्योंकि कूलम ने दिया, ठीक है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है अभी तो ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि क्लास 12th का टॉपिक है। जिन लोगों ने पढ़ना है मेरे प्लेलिस्ट होगी क्लास 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, वहाँ जाके सीख सकते हो, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी। और बच्चों ये जो किसी भी चीज़ के पीछे अगर नॉट या जीरो लगता है ना, उसको वैक्यूम बोलते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है ये भी बता ही देता हूँ, चलो हाथों हाथ। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एप्सिलॉन नॉट की पता करनी है ना, तो इसकी होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट निकालना आप लोगों को अलग से सिखाऊंगा, इसलिए यहाँ पे जा नहीं रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल इतना सीख लो, काफ़ी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पता चल गया ना क्या होता है, कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को कंबाइनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, या फिर मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से जनरेटेड फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इसी के अंदर आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स बताया, जिसकी वैल्यू इतनी होती है, ठीक है ना, काफ़ी है। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। हाँ, मैं यही डर रहा हूँ कि कहीं वीडियो ऑफ ना हो गई हो, ठीक है। मैं एक बार छोड़ो, अब हो गया, पढ़ाते रहता हूँ। हाँ, प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। पहली प्रॉपर्टी ये मैंने बोला, ये अट्रैक्टिव, सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपल, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, ठीक है। तो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दूसरी, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स होता है बच्चों, लंबी डिस्टेंस पे काम करता है ये भी, हाँ। तो ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, ठीक है। अगला, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखो दिख रहा है ना, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो यहाँ पर को इनवर्स स्क्वायर लॉ लगता है, ठीक है ना। अगली फोर्थ प्रॉपर्टी, ये पता है आप लोगों को लिखा रखा है, मैंने आते ही बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होता है, तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, देखो ये भी ना सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, मैंने बोला सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होते हैं जो दो चार्जेस या दो बॉडी को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग काम करते हैं। मैंने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक सेंट्रल फोर्स है। कैसे, देखो, हाँ ध्यान से देखना, ये Q1 है, Q2 है, सपोज दैट दोनों पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपल करेगा इधर को F फोर्स से, ये भी इसको रिपल करेगा इधर को F फोर्स से। तो कहीं ना कहीं देखो ये जो फोर्स है इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही तो है, चाहे बाहर को जाए चाहे अंदर को आए, मैंने वो पहले भी बोला था, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स मैंने बताया था कि जहां वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। कंजर्वेटिव मतलब देखो ये Q2 चार्ज को ना आप लोग ऐसे 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 घुमा के यहाँ ले आओ, तब भी डिस्टेंस आर ही रहनी है, चाहे इस पाथ से लेके आओ तब भी डिस्टेंस आर ही रहनी है, तो हमेशा जो फोर्स है ये उतना ही निकलेगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो इसका मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स है। हाँ, अगली प्रॉपर्टी, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देते हैं 7th, ये मीडियम पे डिपेंड करता है बच्चों, ये कूलम फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, मतलब कि अगर दो चार्जेस के बीच में ना Q1 Q2 चार्ज है बच्चों, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे, इनके बीच में एयर रख दो, 10 न्यूटन फोर्स आ रहा है, एयर के बदले पानी रख दोगे, वाटर रख दोगे, तो फोर्स बदल जाएगा, 20 50 कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मीडियम पे डिपेंड करता है। हाँ बच्चों ध्यान रखना। 8th प्रॉपर्टी, ठीक है, कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, ये जनरेट कैसे होता है बच्चों। जैसे मैंने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होता है उसको ग्रेविटोन कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर को मूविंग फोटोन, फोटोन के बारे में आप लोग हल्का फुल्का केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, बाद में बताऊंगा, अभी इतना लंबा हमने पढ़ना नहीं है, फोटोन के बारे में अलग से डिस्कशन हो सकता है। तो लाइट एक क्वांटा होता है बेसिकली, तो मूविंग फोटोन ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को जनरेट करने के लिए। इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के एग्जांपल दूं आपको, देखो फ्रिक्शनल फोर्स ना बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ये एक टाइप है। कैसे, फ्रिक्शन कैसे काम करता है बताओ। जब एक सरफेस पे दूसरी सरफेस को मूव कराते हो, तो जैसे ही एक सरफेस पे आप लोग दूसरी सरफेस को मूव कराते हो, तो सुनना, यहां पर को क्या होता है, देखो नीचे वाली सरफेस और ऊपर वाली सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है ना, इनके बीच में
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब कि इनके मॉलिक्यूल्स में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है प्लस माइनस एक दूसरे को खींचता है। तो जैसे ही आप इस बॉडी को, बक्से को इस सरफेस में मूव कराना चाहोगे तो बक्सा मूव नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक फ्रिक्शन का फोर्स काम करता है। ये फ्रिक्शन क्यों जनरेट हो रहा है? क्योंकि जैसे ही बक्से को तुम किसी जमीन में रखते हो तो बक्से के लोअर पार्ट के मॉलिक्यूल और जमीन के अपर पार्ट के जो मॉलिक्यूल है, इनके मॉलिक्यूल के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करने लग जाता है इसी वजह से। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक एग्जांपल है। ऐसे ही वंडरवॉल फोर्स पड़ा है ना दो मॉलिक्यूल के बीच में, वहां पर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करता है। तो वंडरवॉल फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल है। ऐसे जब आप किसी स्प्रिंग को खींचते हो ना, छोड़ते ही वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप स्प्रिंग को खींच रहे हो तो स्प्रिंग के जो मॉलिक्यूल है ना, उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है। तो खींच रहे हो तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से स्प्रिंग दोबारा वापस आती है। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे फोर्स भी आप लोगों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है ना? तो इतना काफ़ी है। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पढ़ेंगे। बाकी जो स्टूडेंट ने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि आप लोग पहले तो व्हाट इज फिजिक्स देख लो। बाकी एक प्लेलिस्ट बनाई है मैथमेटिकल टूल्स, मैथ्स फिजिक्स की आप लोगों को आनी चाहिए। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, लॉग सब कुछ बताया मैंने, बहुत प्यार से बताया। आप लोग जाओ सीख लेना। ठीक है, थैंक यू।